हेलो बच्चों। देखिए, अभी तक हमने जो पार्ट पढ़ लिया है उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था किसी धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। जैसा आप डायग्राम देख पा रहे हैं, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसके इस अक्षीय लाइन के ऊपर कोई बिंदु था P, और उस P के ऊपर हमने परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट किया था। वो कितना था? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये जब कुंडली में एक फेरा था, अगर n फेरे होते हैं तो यही चुंबकीय क्षेत्र किससे गुणा हो जाता है? n से गुणा हो जाता है। हमने इसका एक स्पेशल केस भी डिस्कस किया था कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो फिर हमने क्या किया था, x बराबर 0 रखा था। x बराबर 0 रखते ही हमारे पास में म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r आया था। ठीक, और मैंने आपको ये शायद हर बार बताया है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक होता है। ठीक, आज वाली क्लास में हम इसके और स्पेशल केस पढ़ेंगे, लेकिन इसी के साथ में कई बार ये भी पूछा जाता है कि अक्षीय बिंदु पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यह आप सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। मतलब आपको ये वाला जो फॉर्मेट है वो किस में लिखना है? सदिश रूप में लिखना है। देखो बच्चों, सदिश रूप वाकई में बहुत इजी होता है, ये ध्यान में रखें। बस बात इतनी सी है कि हमारा दिमाग कितना चल पाता है। ठीक, तो अगर मैं इसे सदिश रूप में व्यक्त करूं तो मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, सिर्फ ऊपर वाले भाग को मिटा दिया जो डेरिवेशन का पार्ट था। देखिए, सदिश रूप में अगर देखने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन में है। तुमने बोला ये जिस डायरेक्शन में एक्स हमने लिया था ना, एक्स दूरी ली थी, उसी डायरेक्शन में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। हमने ये तो बताया था कि साइन अल्फा के घटक जुड़ करके परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। तो इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी दूरी के द्वारा डिफाइन की थी? हमने बोला एक्स की दूरी है ना, एक्स दूरी थी। अब इसी डायरेक्शन में है, इसलिए अगर मैं परिमाण को समझना, ये परिमाण आ रहा है ना, इस परिमाण के साथ में अगर मैं एक्स कैप लगा दूं, एक्स कैप का मतलब क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में हम एक्स नाप रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें जाना है। अगर मैं इसके साथ में एक्स कैप और लगा देता हूं तो ये चुंबकीय क्षेत्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में बच्चों? सदिश रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर सदिश रूप में हमें इसे लिखना है, सदिश रूप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो b और रिजल्टेंट लिखें और यहां पर सदिश लगा दीजिए। ठीक है, और ये कितना होगा? तो हमने लिखा म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो परिमाण हो गया। और अब इसे सदिश रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया एक्स कैप, मतलब एक्स की दिशा में एकांक सदिश हो गया, तो एक्स कैप हो गया। ठीक है, तो पता चल गया होगा आपको। हाँ, थोड़ी सी आपको सनलाइट यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका सदिश रूप। अब आज हमें क्या करना है? आज हमें विभिन्न स्थितियों के बारे में डिस्कस करना है कि ये अगर केंद्र पर ज्ञात करना हो वो तो हम ज्ञात कर चुके हैं। अगर x का मान बहुत ज्यादा हो, बहुत आगे तक चला जाए, किसके कंपैरिजन में? r के कंपैरिजन में, मतलब r बहुत छोटा हो और x बहुत ज्यादा हो, तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? फिर एक स्थिति हम ऐसे भी देखेंगे कि x का मान जो है वो r/2 के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनों में से एक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में एक है। तो सबसे पहले वाला जो स्पेशल केस है वो तो हमने देख ही लिया था केंद्र पर। इसके जो नेक्स्ट में जो स्पेशल केस है वो समझ लीजिए बच्चों। देखिए, तो मैं वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र लिख देता हूं कि बी रिजल्टेंट है कितना? ये है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, परिमाण में ही लिख रहा हूं, 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये याद रखिएगा। अब देखो, अब काम क्या करना है। तो सबसे पहला जो स्पेशल केस है, ठीक है, आज का पहला, वो ये है कि यदि, समझना, यदि x का मान बहुत बहुत ज्यादा हो, किसकी तुलना में? r की तुलना में।
इस त्रिज्या की तुलना में x का मान बहुत ज्यादा है। अब ये केस कैसा है वो थोड़ा सा समझिए बच्चों। तो मैं बोल रहा हूं कि ये हमारी कुंडली है, ठीक है, इसे कुंडली मान लीजिए। तो इस कुंडली की त्रिज्या ये हो जाएगी, ठीक है। और x कहां पर है, तो आंसर है ये, ऐसा ले आओ और आगे चले जाओ, आप और आगे जा सकते हैं। तो ये तो x है, ठीक, और ये इतनी सी r है, ठीक। तो आप देखेंगे कि r का मान बहुत कम है, किसकी तुलना में, x की तुलना में। ये वो वाली कंडीशन है। इस केस में हम ये देखेंगे कि r जहां जहां जोड़ में आ रहा है या फिर बाकी में आ रहा है, उस r को आप हटा सकते हैं। गुणा वाले r को मत हटा दीजिएगा बच्चों, गुणा से बहुत फर्क पड़ता है। देखिए ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ गुणा में हम उसे नेग्लिफाई नहीं करते हैं जबकि जोड़ में उसे हटा देते हैं। देखो समझो इस चीज को बच्चों, कि अगर ये 1 है या फिर 100 मान लेते हैं इसको, और मैं मान रहा हूं कि x का मान तो 100 है, r का मान 0.01 है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 0.01 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 100.01, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी 0.01 को इससे गुणा कर देता हूं तो बच्चों ये 1 बन जाता है। बन रहा है नहीं बन रहा है? तो गुणा करने पर संख्या के मान में अत्यधिक परिवर्तन आता है जो स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि जोड़ने या घटाने पर ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, जिसे हम नगण्य मात्रा मान सकते हैं। मतलब 100.01 को वैसे भी अगर आप क्या करते हैं, राउंड फिगर में लिखते तो फिर आप कितना लिखते, आप 100 ही लिखते बच्चों, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जोड़ने और घटाने पर ही हम दूसरी चीज को नलिफाई कर देते हैं या नेग्लिजिबल मानते हैं, नगण्य मानते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। हाँ भाई काम करें बच्चों। तो देखो जहां जहां आर स्क्वायर जोड़ में आ रहा है ना उसको हटा दो, बची हुई चीज को लिख देना है आपको, तो कुछ नहीं, सिंपल सा हो गया। तो ये हो गया बी रिजल्टेंट बराबर समझना म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। उस आर स्क्वायर को हटा दो, क्यों, क्योंकि ये जोड़ में था, हटाओ इसको, नगण्य हो गया है, ठीक। ये हो गया एक्स स्क्वायर और इसकी घात कितनी, 3/2। 2 से 2 को हमने क्या कर दिया बच्चों, काट दिया। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x³, ठीक है। इतना समझे आप। चलिए ये इतना ही है, लेकिन इसके साथ में एक सवाल मैं जोड़ देता हूं, वो हालांकि 8वें चैप्टर से, मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन सवाल क्या है वो समझ लीजिए। सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए कि छोटा वृत्ताकार धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव अथवा दंड चुंबक की भांति कार्य करता है, ठीक है। और ये सवाल पूछा जाता है, आपको ये सिद्ध करना है कि ये अगर धारावाही लूप बहुत छोटा होता तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करता, चुंबकीय द्विध्रुव या फिर एक दंड चुंबक। दंड चुंबक क्या होती है, एक बच्चे ने मेरे को सवाल में पूछा भी था, मैंने उसे लिंक तो बताया था, हालांकि कितना समझ में आया वो पता नहीं। दंड चुंबक वैसे कोर्स में पहले था, प्रैक्टिकल हुआ करता था बच्चों हमारे टाइम में, मतलब 2004 के आसपास में ये प्रैक्टिकल हुआ करता था। आपको दंड चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं खींचनी पड़ती थी, ठीक। दंड चुंबक में क्या होता है, ऐसी बार मैग्नेट होती है यूं, है ना, आपको दिखाई देगी, सामने से आयताकार होगी और वैसे वो घनाभाकार होती है, ठीक। और उसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि इसका एक भाग तो नीला होता है, एक भाग लाल होता है, ठीक है। ये भी दंड चुंबक को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको एक पूरी ब्लैक कलर की चुंबक दिखाई देगी जिसमें एक जगह एन लिखा होगा और दूसरी जगह एस लिखा हुआ होगा, ये दंड चुंबक है। और वो बोल रहा है कि ये धारावाही लूप जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है,
दंड चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। दंड चुंबक 8वें चैप्टर में अपन पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन तो भी एक बार के लिए मैं डेरिवेशन को समझा देता हूं आपको, फिर 8वें चैप्टर में वापस से उसे डिस्कस करेंगे ताकि अब क्लियर हो जाए वो चीज। चलिए काम करते हैं। तो दंड चुंबक में क्या होता है बच्चों, इसके अक्ष पर, दंड चुंबक का अक्ष ऐसा, इसके अक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। जैसे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है, वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव अर्थात दंड चुंबक के अक्ष पर भी क्या निकाला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है ना। विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। ठीक, वो कितना आता है तो वो यहां से आपको पता चल जाएगा। देखो वैसे द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना था विद्युत द्विध्रुव के, तो हमने बोलता 2kp डिवाइडेड बाय r3, है ना। जो भी दूरी थी हमने वहां r मानी थी केंद्र से दूरी, इसलिए हमने r लिखा। तो ऐसे ही यहां पर भी होता है बच्चों, यहां पर क्या होता है 2k की जगह आ जाता है μ0/4 मान लीजिए, और p की जगह आता है m, और यहाँ पर दूरी अगर r है तो r3, दूरी x है तो x3, जो भी आप केंद्र से दूरी मान रहे हैं, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है। ठीक, किताबों में ये जो 2 है वो इसके साथ में लिखा हुआ होता है। तो ये इसके अक्षीय बिंदु पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। किसके, दंड चुंबक के अक्षीय बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र वो होता है μ0 फिर ब्रैकेट में 2m डिवाइडेड बाय 4πr3। ठीक है, अब ये m क्या है, तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण था p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों, और कुछ नहीं। ठीक, अब भी देखो आ जाएगी वो, रामायण भी सिद्ध कर देंगे अपन की ऐसा ही आता है। देखो भाई अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को π/π से गुणा कर रहे हैं। किससे, π/π से। तो हमने बोला कि हमारे पास में इतना तो आ ही गया है, बी रिजल्टेंट का मान हमारे पास में कितना आ चुका है, μ0 NI/r² डिवाइडेड बाय 2x³ तो आ ही चुका है। अगर मैं इस इक्वेशन को π/π से गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा μ0 NI, समझिएगा NI, और पाई से गुणा करने पर वो पाई मैंने इसके साथ में लिख दिया πr², और नीचे पाई और लगा दो 2πx³। ठीक है, देखो πr² क्या होगा, पाई और r इसकी त्रिज्या थी। ठीक, तो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, वृत्तीय कुंडली का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो ये क्षेत्रफल a हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा μ0, समझना NI ये a डिवाइडेड बाय 2π यहाँ पर, ठीक, और x³। ये जो NIA है ना, ये फॉर्मूला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। किसका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, मतलब M का। किसका, M का फॉर्मूला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं इसको लिख सकता हूं μ0 M डिवाइडेड बाय 2πx³। बताओ मेरे को ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, क्या करूं, 2/2 से और गुणा कर लेते हैं। इस वाले इक्वेशन को किससे गुणा किया, 2/2 से, तो क्या आ गया, देखो μ0 ऐसा का ऐसा, इस 2 को इससे गुणा करो तो ये 4π हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2m होगा, और यहाँ पर ये क्या हो गया x³। बताओ भाई चुंबकीय क्षेत्र, बस r की जगह x आ रहा है, लेकिन है तो दूरी ही अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। यह चुंबकीय क्षेत्र किसी दंड चुंबक के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के समतुल्य है। अतः यह प्रदर्शित होता है कि एक छोटा धारावाही लूप किसकी तरह व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ये ध्यान में रखिएगा। चलो अब चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है तो धारावाही लूप में एक N भी होना चाहिए और एक S भी होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, समझिए वापस से। तो ये आपको ये धारावाही लूप तो पता चले गया होगा 2-3 वीडियो में लगातार इसी को देखते हुए। और अब देखो बच्चों, अगर इसमें धारा ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे धारा जा रही है, ठीक, तो मैंने अंगुलियों को ऐसा लेकर गया, तो मेरा अंगूठा इस तरफ जा रहा है कि आपके सामने की तरफ, इस तरफ यूं आ रहा है, ठीक। इसका मतलब ऐसे जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय बल रेखा भी मान सकते हो, इसे क्या मान सकते हैं, चुंबकीय बल रेखा भी मान सकते हैं। तो चुंबकीय बल रेखा जहां से बाहर की ओर निकलती है वो होता है उत्तरी ध्रुव, और जहां में प्रवेश कर रही होंगी वो होता है दक्षिणी ध्रुव। तो अगर धारा ऐसे जा रही है तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये तो है उत्तरी ध्रुव, और इसके पीछे वाला सिरा कौन सा होगा, दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा किसी धारावाही कुंडली में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से देखा जाएगा। ओके, तो चलिए ये समझ में आ गया होगा। सवाल ध्यान में रखिएगा, इस स्पेशल केस के ऊपर ये सवाल आता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं।
अगला वाला पॉइंट हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के लिए यूज किया जाता है, जो कि अपन आने वाले वीडियो में पढ़ लेंगे। हाँ भाई, अगला जो पार्ट है वो आपको कैलकुलेट करना है। स्पेशल केस सेकंड मान लीजिए, वैसे थर्ड होगा ये, ठीक, कि चुंबकीय क्षेत्र आपको कहाँ निकालना है, कुंडली की त्रिज्या की अर्ध दूरी पर। मतलब x का मान कितना है इस r का आधा, r का आधा मतलब ये इतना, तो मतलब यहाँ पर, शायद यहाँ पर है वो P बिंदु, ठीक है, जस्ट पास में ही आप कह सकते हैं, यहाँ पर है ना। जब x का मान r/2 के बराबर था तब आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी बहुत अच्छा केस है। ये क्या होगा, तुमने बोला बी रिजल्टेंट बराबर कितना आया वो देखिए, तो ये लिखा जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, ये तो इतना का इतना ही था, डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूं बच्चों, r/2 का होल स्क्वायर लिखूं, नहीं लिखूं, ये लिखा जाएगा। और यहाँ पर घात कितनी आएगी, 3/2, ठीक। चलिए अब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, यहाँ पर 2 है और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसका वर्ग करो तो ये हो जाएगा r²/4, और इसकी घात 3/2, ठीक। अब देखो इस चीज को, क्या हो जाएगा, लघुत्तम ले सकते हो, कितना, ये इधर आएगा तो 4r² प्लस r², 5r²/4, ठीक है। इसे हमने समझा तो हमने लिखा ये है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर देखो 5r²/4, और इसकी घात 3/2। अब 3/2 का मतलब समझिए क्या, एक तो पूरा और एक आधा, यही तो होगा, एक पूरी घात है और एक कौन सी घात है, आधी घात है, ये ध्यान में रखें। तो ये क्या हो जाएगा वो समझिए, तो इसको लिखेंगे म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2, एक बार तो पूरा मतलब 5r²/4, ठीक, और एक बार आधा, आधा मतलब इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, तो 5 का अंडर रूट √5, ठीक, r² का अंडर रूट r, और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, ठीक। ये अपन को ऐसा का ऐसा लिखना है। आप गौर कीजिए, r² से r² खत्म, ठीक। चलिए अब इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं, तो ये 2 4 दूनी 8 हो जाएगा क्या, ये 8 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक। आप पता चले इस 2 से 2 को काट दो, नहीं बच्चों थोड़ी तसल्ली रखो, तसल्ली रखना ज्यादा जरूरी है। फिर ये कितना हो गया, ये हो गया म्यू नॉट एन आई, ठीक। क्या बच रहा है नीचे वो समझो, 2 5 √5 और r, ठीक है। तो ये 2 और r को एक साथ लिख दिया, 2r एक साथ लिख दिया, बच गया क्या, 5 √5 इधर बच गया क्या, ठीक। गौर करो, ये वाली चीज आपको पता है, पता है नहीं पता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र था नहीं था क्या। चलिए तो इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर, और ये किससे गुणा होना चाहिए, 8/5 √5 से, ठीक है। बताओ भाई, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र से कम है या ज्यादा है, पहले तो ये समझो कि ये चीज 1 से ज्यादा है या कम है जो गुणा हो रही है इससे। तुमने बोला 8 में भाग लग रहा है 5 √5 का, √5 का मतलब होता है 2.25, तो अगर 2 भी मान लो एक बार के लिए, तो 2 किससे गुणा हुआ, 10 से गुणा हुआ, तो सॉरी 5 से गुणा हुआ तो आगे 10, ठीक है, और 8 में 10 का भाग लगा तो 0.8 हो गया, 0.8 BC हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो लमसम में, है ना। इसका मतलब केंद्र से कम है, बढ़ नहीं रहा, ठीक। जब आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो ये आएगा 0.72, कितना आता है, 0.72 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र से तो कम ही है, ठीक। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आती जाएगी, ये बात ध्यान में रखना, केंद्र पर ही सर्वाधिक है, पता चल गया क्या, ये चीज ध्यान में रख लो। हेल्महोल्ट्ज कॉइल में ये डायरेक्ट ऐसा का ऐसा उतारने वाले हैं, पूरी डेरिवेशन ऐसी कैसे छापेंगे अपन, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। हेल्महोल्ट्ज कॉइल होती क्या है वो आराम से देख लेंगे अपन। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला स्पेशल केस आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए
ये थियोरेटिकल पार्ट इतना ही था, एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियोस को लाइक करते चलें। और आपके पास में टाइम है तो आप वीडियोस को शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ, कुछ बच्चे मेरे से लगातार पूछते जा रहे हैं कि सर हैंड रिटन नोट्स, थोड़ा सा समय दीजिए, नोट्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैंने मेरे एक आध स्टूडेंट से भी बात कर रखी है, तो वो जब तक मेरे पास में पहुंचा पाते हैं तो इसमें शायद 5-10 दिन का टाइम लग सकता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पास में मेरे हैंड रिटन नोट्स, मतलब जो मैंने स्कूल्स में काम करवाया है, वो नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अपन उस पैटर्न पे भी काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल 7.3 ये ऐसा दिखा रहा है मेरे को, 7.3। हाँ, तो ये न्यूमेरिकल है क्या, ये बोल रहे हैं, आपको दिखाई देगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए। देखो, एक कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है, तो अपन मान लेते हैं, अपन मान क्या लेते हैं, दिया हुआ है, मानना क्या है इसके अंदर, 7.3 वाला एग्जाम्पल है ये। और कुंडली की त्रिज्या r बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये होता है 10 सेंटीमीटर भाई। इसको अपन लिख सकते हैं 10 की घात -1 मीटर, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए, और इसमें कितने फेरे हैं, कैपिटल N, फेरों की संख्या 100 फेरे हैं इसमें। और ऐसी कुंडली है जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। धारा I बराबर कितनी है बच्चों, 1 एम्पियर है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा भाई, सभी को पता है, बी एट सेंटर कितना, μ0 Ni/2r, यही तो बताते हुए आया हूं। म्यू नॉट कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये ध्यान में रखेंगे। n का मान कितना दिया हुआ है, 100, धारा का मान कितना है, 1, फिर 2 ऐसा का ऐसा, और r का मान 10 की घात -1, -1 से आप देखोगे तो -6 हो जाएगा, 1 हट जाएगी, -6 यहाँ, 10 की घात 2 यहाँ, 10 की घात -4 होगी क्या। चलिए, और इसको काटूंगा तो ये 2 पाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई इंटू 10⁻⁻4, ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बच्चों, टेस्ला। पाई का मान 3.14 रख लीजिएगा, आपको आंसर पूरा पता चल जाएगा। चलिए, इतना ही है आ रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी कोई 1 टेस्ला नहीं है। 1 टेस्ला बहुत ज्यादा चीज है, बहुत ज्यादा परिमाण में ज्यादा होता है 1 टेस्ला। ठीक है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला नहीं है बच्चों। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 10 की घात -4 और -5 टेस्ला के लमसम में है, ये बात ध्यान में रखिएगा, कम है। ठीक, लेकिन ये भी प्रभावशाली है। और अभी जो शोध चल रही है या फिर जिस तरीके का न्यूज में पढ़ रहा हूं, उससे ये भी पता चल रहा है बच्चों कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अभी परिवर्तन आ रहा है। पृथ्वी का जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है वैज्ञानिकों को। ठीक है, और आप शायद पढ़ेंगे भी कुछ समय पश्चात, थोड़ा सा ज्यादा समय हो सकता है, 1-2 साल हो सकते हैं, कि शायद इसमें जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो अलग अलग जगह हो गए हों। ठीक है, जो अभी हैं उनसे चेंज हो गए हों। अगला देखिए 7.4 जो आपको दिखाई दे रहा है, हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का, देखो हीलियम का एक नाभिक, तो ये हीलियम का नाभिक मानो। ठीक है, हीलियम का नाभिक हो गया, और 0.8 त्रिज्या के एक वृत्त का 2 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। ऑल राइट, ठीक है, देखो हीलियम का ये नाभिक जो है वो 0.8 मीटर त्रिज्या का वृत्त है, और उसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, ऐसा चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो हीलियम जो है वो
धनात्मक आवेश रखेगा अगर उसके नाभिक की बात की जाए। हीलियम कौन से नंबर पे आता है? आंसर है दूसरे नंबर पे आता है। तो उसके पास में कितने प्रोटॉन होंगे? आंसर है 2 प्रोटॉन होंगे। तो हीलियम का आवेश 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर। वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो परिमाण में समान होता है, ठीक। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि Q बराबर, समझना है इस चीज को, Q बराबर कितना है? प्लस का 2e है हीलियम के लिए, ठीक है। फिर ये जिस वृत्तीय पथ के चारों ओर घूम रहा है वो वृत्तीय पथ है 0.8 मीटर का, यही, ठीक। फिर ये जो एक चक्कर लगा रहा है वो है 2 सेकंड, 2 सेकंड ये क्या, हाँ, ये एक जो चक्कर लगा रहा है वो कितने सेकंड में? 2 सेकंड के अंदर, ठीक। अब क्या पूछ रहा है? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तो पूछ रहा है, बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए भाई, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r, ये तो होगा। n का मान आप 1 लेके चलेंगे क्योंकि एक ही उसने बात नहीं की, इसका मतलब फेरों की संख्या 1 है, ठीक है। फिर म्यू नॉट का मान आप सभी को पता होता है, वो रख ही लोगे। आई तो सीधा दे ही नहीं रखा, लेकिन Q और T तो दे रखा है, दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर Q डिवाइडेड बाई T, ऐसा तो होती है ना। Q डिवाइडेड बाई T करते हो नहीं करते हो? मेरे को तो ये बताया आप लोगों ने। चलिए, तो I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? Q डिवाइडेड बाई T लिख देता हूँ, और ये यहाँ पर क्या है? 2r है, ठीक। चलो मान रखो म्यू नॉट का मान कितना? वही 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। Q का मान कितना? 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, यही रखे क्या? 2 तो ऐसा का ऐसा, और Q इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना। चलिए 2e का मान हो गया। फिर T कितना समय ले रहा है? 2 सेकंड, ये 2। फिर 2r, 2 इंटू 0.8, r का मान तो मैं यही बताया है। अगर हम इसको ऐसा करें तो ये तो कैंसिल हो गया, फिर इसको देखें तो ये 0.4 हो गया, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात, देखो बच्चों कितना बैठ रहा है, कुछ ज्यादा कम नहीं हो गया है ये, माइनस का 26 आ रहा है। 4 गुणा 10 की घात -26, अरे ये बैठ नहीं रहा भाई, ये तो बोल ही नहीं रहे, कहाँ गलती कर दी? ओके, हाँ सही बात है, 4 पाई, ठीक है। 4 पाई गुणा 10 की घात -26 टेस्ला, बिल्कुल सही है, ठीक। अगला देखो 7.5, और ये आज का अंतिम न्यूमेरिकल है और निहायत ही बेहतर न्यूमेरिकल है। हाँ भाई, 7.5, चित्र में प्रदर्शित तार में प्रवाहित धारा I के कारण O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ऑल राइट, देखिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अब मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखिए कुछ ऐसा है, ये कुछ अर्धवृत्त बना रखा है यहाँ पर इन्होंने, और अर्धवृत्त से एक तार ऐसा लेकर के गए और यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अर्धवृत्त से एक तार ऐसा जा रहा है और ये ऊपर डॉट 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 है बच्चों। फिर बोल रहा है यहाँ पर इसका केंद्र O माने ये वाली दूरी स्मॉल r है, तो फिर ये सारी दूरियां स्मॉल r ही है, ठीक है। फिर धारा ऐसे जा रही है, ये नामकरण में ये बिंदु P दे रखा है, ये Q, ये M, ये R और ये S। धारा फिर ऐसे आई, तो फिर इसमें ऐसे जा रही होगी U, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है वाकई में, ठीक है। देखिए, और इस तरीके के अपन सवाल करने की कोशिश करेंगे। मैं अदर बुक को देखता हूँ, उनके अंदर इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक। ये आपके कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। आरबीएससी में नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ सीबीएसई में पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेंगे, है ना। चलिए तो काम करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये चीज कैसी दे रखी है। तो हमने बोला धारा ऐसे जाती है, शिट, एक मिनट रुके बच्चों। तो धारा ऐसे जा रही है यूं,
धारा अगर ऐसे जा रही है तो इस PQ वाले भाग के कारण, अब PQ भाग कैसा है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस PQ भाग के कारण इस O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, तो PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस है। ठीक, फिर इस वाले के कारण कैसा, तो ये तो वृत्तीय भाग है, तो फिर धारा को ऐसा अंगुलियों से लेके जाओ, तो फिर अंगूठा ऐसा, तल के लंबवत कहाँ की ओर, बाहर की ओर, ये तल के लंबवत बाहर की ओर है, इसके कारण कैसा था, क्रॉस। तो मैं यहाँ पर याद रखने के लिए कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्रॉस है, जबकि इस वाले भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र डॉट वाला था। इस वाले के कारण देखो, तो हमने बोला अंगूठा ऐसा लेके गए यूं और ऐसा बाहर निकले ओ बिंदु से, ओ बिंदु पे तो देखना है, तो ऐसा ओ बिंदु से बाहर की ओर निकल रहे हैं, इसलिए इसके कारण भी डॉट है। तो ये दो एक दिशा में, ये विपरीत दिशा में। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से किसको घटाएंगे, इस वाले को घटाएंगे। ये बात ध्यान में रखें। चलिए अब आगे वाली बात समझो। तो हमें ये देखना है कि ये एक चालक तार है, सीधा चालक तार, जिसका एक भाग अनंत है, जबकि एक भाग से कुछ दूरी पर बिंदु ओ है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मतलब एक तरफ से अनंत वाला चुंबकीय क्षेत्र देखना, मतलब एक तरफ से अनंत वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये मैंने आपको बताया था, एक तरफ से अनंत वाले तार के कारण कितना, μ0I/4πd। दोनों तरफ से पूरा अनंत है तो μ0I/2πd, एक तरफ से अनंत है तो 4πd। ठीक, तो इसके कारण होगा μ0I/4πd, और वो कैसा, क्रॉस वाला, अंदर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले स्पष्ट करेंगे कि समझना, लिखना क्या है, यहां भाग PQ में प्रवाहित धारा के कारण O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है। जबकि कौन सा भाग, QMR तथा RS भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, अतः देखो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैसे देखा जाएगा, तो B रिजल्टेंट इन तीनों चुंबकीय क्षेत्र का, कौन सा, PQ के कारण, QMR के कारण और RS के कारण, इन तीनों का सदिश योग होना चाहिए। सदिश में योग होगा और परिमाण जो मैंने आपको भी बताया था वो, तो सदिश में कैसे लिखूंगा, तो मैंने लिखा ये सदिश में, बाद में चेंज करेंगे, पहले तो सदिश में देखो। तो हमने लिखा चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण, PQ भाग के कारण सदिश रूप में, प्लस चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण, तो हमने बोला BQMR के कारण, प्लस चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण बच्चों, R और S के कारण, इन तीनों का सदिश योग। और जब परिमाण में लिखेंगे इस चीज को, तो ध्यान में रखिए दोनों एक ही दिशा में हैं, तो हम लिखेंगे BQMR के कारण प्लस BRS के कारण। ठीक है, और उसमें से किसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, माइनस का क्या, BPQ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत थी, ये दोनों तो एक ही दिशा में कार्य कर रहे थे। ठीक है, QMR क्या है, अर्धवृत्त है क्या, पूरे वृत्त के कारण कितना होता है, आंसर है μ0I/2R, और मैं कैपिटल R की जगह यहाँ पर अभी स्मॉल r लिखना सही समझूंगा, क्योंकि स्मॉल r है दूरी। ठीक है, तो हमने बोला कि पूरे के कारण μ0I/2R, तो आधे के कारण कितनी बताई थी, इसका आधा कर दो, μ0I/4R होगा। ठीक है, तो इसकी जगह लिख दो कितना भाई, μ0I/4R। डन हो गया क्या। RS के कारण, RS तो वही है, एक तरफ से अनंत है और एक भाग हमें पता है, तो फिर मैंने आपको कितना बताया था चुंबकीय क्षेत्र बच्चों,
म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। ये तो बताया था, डी की जगह यहाँ पे दूरी कितनी है, डी की जगह आर है, ठीक है, तो यहाँ पर आर लिखे ये प्लस के साथ में, और ये पी क्यू भी एक तरफ से अनंत वाला तार है, ठीक है, वापस से इतना ही लेकिन माइनस का, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, 4πd की जगह क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, क्यों, क्योंकि d क्या था बच्चों, वो भी तो समझो ना, d ऐसे लंबवत दूरी तो थी, ठीक, यहाँ पे ये लंबवत दूरी कितनी है, r है, चलिए ये तो कैंसिल हुआ, ठीक, कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब अगर इनके सॉरी r स्मॉल लिखेंगे, पता चल गया रिजल्टेंट, ऐसे ही निकाला जाएगा। अब आई और अगर आर का मान दिया होगा तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी, ठीक, लेकिन अभी इतना ही था इसलिए हमने इतना करके छोड़ दिया और बता दिया कि तल के लंबवत बाहर की ओर है, क्यों, क्योंकि ये क्यू एम आर वाला बच रहा है और क्यू एम आर तो तल के लंबवत कहाँ की ओर था, बाहर की ओर था, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर अपन ग्राफ भी देखेंगे, किसके कारण, कुंडली के कारण, उनके चित्र जो निकाला है उसका ग्राफ भी देखना है, और इसी के साथ में अपन हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।